Hello, my dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. So, my dear students, आज हम जो अपना चैप्टर फर्स्ट थर्ड लेवल जो स्टार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारा हो चुका है। आज थर्ड लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज आपको इस चैप्टर का कंक्लूजन भी मिलने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो चेक करते हैं यहाँ से। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। तो अब यहाँ पे चार्ली पूछ रहा है कि क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो। देखो, हम तो 1894 में जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पुट किया है बच्चों कि हमसे चार्ली जो है वो पूछ रहा है, क्योंकि उसने क्या डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी वाइफ के साथ जो वो ग्लेसबर्ग जाएगा। ग्लेसबर्ग आपको पहले बता दिया गया था कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इलिनॉइस उसके अंदर एक स्टेट है, और ग्लेसबर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो वहीं से बिलोंग करते थे। तो कहते हैं क्या आप वहाँ पे कभी गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, बहुत ही सुंदर, मतलब आश्चर्यजनक कस्बा है वो एक, विद ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ पर पुराने ज़माने के जो पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, लॉन्स हैं, एंड ट्रमेंडियस। ट्रमेंडियस का मतलब होता है वेरी ह्यूज। ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। और जो ब्रांचेज हैं, जिस तरह से मान लो कि ये बीच में रोड जा रहा है और उसके साइड में जो ट्रीज हैं और उनकी जो ब्रांचेज है वो इस तरह से आपस में मीट कर रही होती हैं, एक रूफ की जो वो शेप बना रही होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो गलियों के जो ऊपर छत की तरह से बनी हुई थी। तो वो ग्लेस वर्क को जो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि क्या आप वहाँ पे गए हैं, कि कैसा वहाँ पर सीन होता है। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। तो कहता है कि 1894 के अंदर जो समर इवनिंग थी, जो समर गर्मियों के अंदर जो शाम होती थी, वो ट्वाइस एज लॉन्ग, वो बिल्कुल दोगुनी दिखाई देती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all round in a peaceful world। तो बता रहा है कि गर्मियों में जो शाम है वो दुगनी बड़ी दिखाई देती थी वहाँ पर, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत ही आश्चर्यजनक कस्बा है ये। और लोग बाहर अपने बगीचों में बैठे होते थे, और जो जेंट्स लोग होते थे वो क्या करते थे, सिगार पीते हुए मतलब शांति से बातें करते रहते थे बाहर। और जो लेडीज थी वो ताड़ के पत्तों से पंखे हिलाती हुई नजर आती थी, और चारों तरफ जो जुगनू का झुंड था वो इधर से उधर मंडराता हुआ दिखाई देता था। मतलब वो जो सीन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता था वो इन अ पीसफुल वर्ल्ड। फायरफ्लाइज होते हैं, जुगनूज होते हैं, वो जिस तरह से रात की रोशनी में उनके अंदर एक पंखों के अंदर अजीब सी लाइट दिखाई देती है, तो वो उड़ते हुए दिखाई देते थे। चारों तरफ जुगनू होते थे और शांतिपूर्ण संसार होता था। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किस तरह की एंग्जाइटी, हसल बसल, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हर एक चीज स्मूथ मैनर के अंदर चलती थी, पीसफुल वर्ड कहलाता था। सो टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि टू बी बैक देयर। अब देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो हुई थी आपकी 28 जुलाई 1940 से लेकर 1 नवंबर 1918 तक। ये आपका फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड का टाइम क्या था आपका, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुई थी। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी वो आपकी क्या थी, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुई थी। और कब तक चली थी वो, 2 सितंबर 1945। तो यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था आपका, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, अभी भी 20 साल पहले, और आने वाला जो फ्यूचर था, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, 40 साल बाद होने वाले विश्व युद्ध के पहले की बात चल रही है। मैं वहां जाने के लिए 2 टिकट चाहता था। देखिए 1894 में जाना चाहता है वो, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कब हुई थी, 1914 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन करके बता रहा है कि फर्स्ट वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड 40 साल, मतलब 20 और 40 का वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जो लास्ट लाइन है वो क्या कहती है, आई वॉन्ट 2 tickets फॉर दैट। तो मैं वहाँ पे जाने के लिए 2 टिकट चाहता था। एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ पे अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोई नामो निशान नहीं था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में तो अभी बहुत टाइम बाकी था। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वाला स्टेंजा क्या कहता है, द क्लर्क फिगर द फेयर ही ग्लैंस एट मी फैंसी
हेडमैन बट ही फिगर द फेयर। जो क्लर्क था वो क्या करने लग गया था, फिगर द फेयर मतलब जो किराया था उसके लिए सोचने लग गया था। पहले ज़माने में ऐसे आपके कैलकुलेटर्स वगैरह या फिर कंप्यूटर नहीं होते थे इसके द्वारा। आजकल तो क्या होता है कि हर एक चीज़ जो है वो आपको डिजिटल हो चुकी है, आपको टिकट्स वगैरह भी इस तरह से बना के दे दी जाती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो फिगर करने लग गया था कि कितना आपको किराया वगैरह लगेगा। ही ग्लैंस एट मी माई फैंसी हेडबैंड। तो ग्लैंस का मतलब उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, मतलब उसने मेरे टॉप को बड़ी आश्चर्यजनक जिसके ऊपर फीते की तरफ देखा जो फैंसी हेडबैंड था। क्योंकि मैं तो था प्रेजेंट का इंसान 1950 का, और पहुंचा हुआ हूँ मैं वहाँ पे पुराने, मतलब टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ। तो उसने मेरे बड़ी ही अजीब निगाहों से घूरते हुए मुझे देखा। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन वो इस तरह से अपनी नज़र को देखते हुए अपने फेयर की तरफ ध्यान देने लग गया, वो कैलकुलेशन करने लग गया। एंड आई हैड इनफ फॉर टू कॉस्ट टिकट्स वन वे। तो कहता है कि मेरे पास एक तरफ की 2 टिकटों के लिए काफ़ी था, इनफ था मेरे पास पैसा, इतना पैसा था कि मैं आराम से टिकट ले सकता था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। तो जैसे ही मैंने जो वो किराया अपना गिनकर बाहर निकाला और ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लग गया। अब क्लर्क ने उसको जो है एक स्टेरिंग लुक क्यों दिया, ही नोडिड एट द बिल, उसने जो है बिल की तरफ इस तरह से गर्दन हिला दी। दैट्स नॉट मनी, ये जो है वो पैसा नहीं है मिस्टर, ये जो मुझे तुम दिखा रहे हो ये पैसा नहीं है। ही सैड, उसने ये बात कही। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो बेवकूफ़ बनाना किसी को, इसको हम यही कहेंगे कि स्किन मनी, क्या तुम मुझे दिखाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, मतलब बुद्धू बना रहे हो। यू वुडंट गेट वेरी फार, तो तुम कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मतलब वो यहाँ पे उसको साफ शब्दों के अंदर धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम मुझे नकली पैसा दिखा दोगे और तुम जो यहाँ से भाग जाओगे, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे मिस्टर, ये बात ध्यान से समझ लो मेरी। एंड ही ग्लैंस्ड, और मुझे देखता रहा, एट द कैश डोर बिसाइड हिम। तो कहते हैं उसने कहा कि यह पैसा नहीं श्रीमान जी, और यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और उसने अपने पास जो है वो जो ड्रॉर था उसमें रखे हुए दराज की तरफ देखा, इशारा करते हुए कहा उसने, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अडेज एंड डिफरेंट लुकिंग। अब वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, चार्ली बताता है कि हाँ रियल के अंदर जो जो पैसा था उसके पास वो पुरानी किस्म के पैसों के रूप में तो नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि 1950 का आदमी और कहाँ 1894 वाली बात चल रही है, तो वहाँ की करेंसी और अब की करेंसी में तो डिफरेंस होना ही था। तो वो डिफरेंट लुकिंग में थी, अलग दिखाई दे रही थी। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट, तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया और जल्दी जल्दी वहाँ से खिसक लिया। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। देखो जेल में तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, चाहे वो 1950 का प्रेजेंट टाइम हो या फिर वो पास्ट टाइम हो। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि 1894 में मुझे जो वो जेल में नहीं जाना था, तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग लिया कि वो मुझे पकड़ कर कहीं जेल में ना डलवा दे। तो मैं घबरा गया था और मैं वहाँ से खिसक लिया। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल उसी रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आया था, मैं उसी से टर्न करके वापस चला गया। तो ये तो वही बात थी, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जहाँ से मैं आया था मैं वहाँ से चला गया। आई सपोज नेक्स्ट डे, तो मेरे विचार में जो है वो अब बताने की वो कोशिश करेगा जो दूसरे दिन जो वो क्या होता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई सेक्रेटरीज फ्रेंड। अब देखो उसने क्या किया, क्योंकि उसका तो अब मन बन गया था कि जाना तो उसको ग्लेसबर्ग के अंदर ही है। तो दूसरे दिन जो है वो दोपहर के खाने के बाद मैंने $300 जितने मेरे पास थे सारा का सारा पैसा लिया, सभी बैंक से निकलवाए और अपने पुराने समय की जो करेंसी थी उसके बदले में मैंने इसको रिप्लेस करवा दिया, जिसने रियल में मेरा जो सेक्रेटरीज फ्रेंड था उसको टेंशन में डाल दिया था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू प्रीमियम। आप जो है वो किसी भी जो भी करेंसी है वो व्यापारी से पुरानी मुद्रा मुद्रा जो है वो खरीद सकते हैं, किंतु यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। देखिए आप पुरानी नोट लेना चाहते हैं और वो आपको क्यों देगा पुरानी नोट, तो कोई ना कोई लालच तो होता है, उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि मैंने जो है वो अपने $300 अपने बैंक से निकलवा ली और उसको पुरानी करेंसी से मैंने क्या कर दिया था, एक्सचेंज कर दिया था। क्योंकि मुझे कहाँ जाना था,
ग्लेसबर्ग जाना था टिकट के लिए, मुझे जो वो पैसे देने थे उसको, तो पैसे तभी दे सकता था जब वो करेंसी उसके साथ मैच हो जाए, लेकिन मैं तो था प्रेजेंट का इंसान और जाना था मुझे वहाँ पे, तो करेंसी मैच नहीं हो रही थी, तो मैं प्रेजेंट में वापस आ गया। देखिए अब यहाँ पे जंपिंग हो रही है, एकदम से वो पास्ट में चला जाता है टाइम ट्रेवल करके और एकदम से वो जंप करके प्रेजेंट में पहुँच गया है। तो माई $300 वोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडेंट केयर, एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। अब यहाँ पे वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे $300 में जो है वो मुझे $200 से कुछ कम ही पैसे मिले थे, मतलब 300 के बदले मुझे 200 से भी कुछ कम ही पैसा मिला, किंतु मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसकी तरफ बिल्कुल भी केयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि 1894 में जो अंडा था वो 13 सेंट प्रति डजन था, मतलब इतना ज़्यादा जब चीप रेट में मिलता था तो मेरा काम तो आराम से चलने वाला था। प्रेजेंट में तो चीज़ें कॉस्टली थी, तो वहाँ पे जो चीज़ें थी वो काफ़ी चीप थी, मतलब आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, तो मेरा काम तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, अगर मुझे 300 के बदले 200 भी मिले हैं तो अपना काम चला लूँगा। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब देखिए क्या होता है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मैंने दोबारा दोबारा जो है उस रास्ते को, उस कॉरिडोर को, उस गलियारों को मैंने कभी भी थर्ड लेवल पर नहीं पाया। एक बार वो वहाँ पे टाइम ट्रेवल करके पहुंच चुका था, सारा सीन उसने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे वो करेंसी को एक्सचेंज करवाने के लिए बाहर निकला उससे प्रेजेंट के अंदर आया, जब वो वापस उसको ढूंढने के जाता है तो उसको वो कॉरिडोर कभी भी दिखाई नहीं देता है। थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, कहता है कि काफ़ी उसको जो है वो बहुत कोशिश भी किया था उसको ढूंढने की, लेकिन उसने आज तक कभी भी थर्ड लेवल को दोबारा नहीं पाया। लुइजा was pretty worried when I told her all this and didn't want to me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. तो जो लुइजा जो मेरी वाइफ थी, वो ये जो पैरा है बेटा, ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। तो लुइजा वॉज प्रीटी वरीड, तो लुइजा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि जब मैंने उसको ये सारी बातें बताई कि मैं कैसे टाइम ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँच गया था, फिर मैंने 2 टिकटें भी लेनी चाहिए क्योंकि हम वहाँ पे यूएस में जाना चाहते थे, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन मुझे वो दोबारा से कभी भी दिखाई नहीं दिया। तो ये बात सोचकर जब उसने सुनी तो वो भी चिंता में आ गई थी, उसको भी टेंशन हो गई थी, और वह नहीं चाहती थी कि मैं जो वो थर्ड लेवल को बार बार और अधिक जो वो ट्राई करूँ, इतनी टेंशन लूँ उसके बारे में। और कुछ समय के लिए मैंने भी जो है वो अपनी जो जर्नी थी वो यहीं पे स्टॉप कर दी और मैंने भी उसको ढूंढना बंद कर दिया था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं जो है वो वापस चला गया अपने स्टैम्प्स की तरफ, जो स्टैम्प कलेक्शन का जो इसको जुनून था वो वहाँ पे पहुँच जाता है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। देखिए अब यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ समय के बाद मैंने भी जो है वो सब ढूंढना बंद कर दिया था, मैं अपनी डाक टिकट की तरफ वापस चल पड़ा, उसको जो क्रेज था वो इकट्ठा करता था अपने स्टैम्प्स को। फर्स्ट डे कवर पे जो स्टैम्प इशू होती है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो जिनको ये जुनून होता है स्टैम्प कलेक्शन करने का, वो क्या करते हैं, एक एनवलप पे कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं और जिस डेट को वो इशू होती है वो उसी डेट का राइट मेंशन करके वहाँ पे एक खाली एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, उसके ऊपर वो टिकट लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर वो मेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर आपका। तो ये दिखाने के लिए कि हम कितने एक्साइटेड रहते हैं कि देखो सबसे पहले ये टिकट, ये जो स्टैम्प है वो मैंने खरीदा हुआ है, तो ये जुनून होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो ये चार्ली को भी था और उसके ग्रैंड फादर को भी था, लेकिन अब फिर भी हमने अपना जो वो कोशिश नहीं छोड़ी थी, हम दोनों अभी भी खोज रहे थे हर वीकेंड पे, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रूफ थे कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब वो कौन सा प्रूफ था, वो प्रूफ आपको आगे बताने वाला है, पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेंजे के अंदर। माय फ्रेंड सैम वेनर था, वो डिसअपियर्ड हो गया था, मतलब गायब हो गया था। वो अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा था, जिस फ्रेंड से हमने फर्स्ट पेज के अंदर डिस्कस किया था, जब वो बताता था थर्ड लेवल के बारे में, तो सैम विनर क्या कहता था कि तुम जो है वो इस एंग्जाइटी के कारण अपने फ्रस्ट्रेशन में रहते हो और इसे एस्केप चाहते हो, दैट्स वाई यू आर लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। सो सैम विनर डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। नो बडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर गायब हो गया है। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे तो वही सस्पेक्ट था, मुझे तो शक था उसके ऊपर कि वो कहाँ जा सकता है, और मैं 100% श्योर जो है वो श्योर भी था, बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय। सैम क्या था, एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट ग्लेसबर्ग, मैं हमेशा उसको जो ग्लेसबर्ग के बारे में बातें बताया करता था।
आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। मैंने आपको बताया था उसके जो फोर फादर्स ग्रैंड फादर थे वो वहीं से थे, चार्ली के। तो वो कहता है कि मैं अपने स्कूलिंग के बारे में और वहाँ के प्लेसेस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा अपने सेक्रेटरीज फ्रेंड को बताया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक टू साउंड ऑफ द प्लेसेस। ही ऑलवेज सेड, वो कहता है कि उसको वहाँ की जो आवाज़ें हैं, जब वो उसको बताता था इंटरेस्ट के साथ, तो उसको भी काफ़ी मज़ा आता था सुनने के अंदर। तो उसको आवाज़ें बहुत पसंद आती हैं जब वो एक्सप्लेन करता है, उसको बड़े ध्यान से सुनता था सैम। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। तो अब यहाँ पे वो थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाने की कोशिश कर रहा है चार्ली। देखो, वह वहीं था बिल्कुल ठीक 1894 के अंदर वो पहुंचा हुआ है। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि सैम और कहीं भी गायब नहीं हुआ है, वो सीधा पहुंच गया है ग्लेसबर्ग के अंदर, मतलब 1894 के अंदर वो भी टाइम ट्रेवल करके चला गया है। बिकॉज वन नाइट, अब देखिए, अब कहता ना कि मुझे प्रूफ मिले थे, क्या प्रूफ मिला था, अब वो यहाँ पे इस स्टैंजे के अंदर इसको रिलेट करेगा। तो ये आपको साथ में ऐसे समझना है। तो ये बिकॉज इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये इसको ही लीड कर रहा है। बिकॉज वन नाइट, एक नाइट को क्या होता है, फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड। फ्यूजिंग का मतलब होता है टू मेक बसल, हंगामा मचा देना, ठीक है, टू मेक बसल। विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो वट अ फर्स्ट डे कवर इज़। तो एक रात को मैं अपने जो है वो अपने स्टैम्प कलेक्शन वाली जगह पर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ देखते हुए वहाँ पर पहुँच गया था। तो मैंने क्या पाया, आई वॉज सरप्राइज देयर। तो मैंने क्या देखा, आई फाउंड वेल डू यू नो। इससे पहले वो एक क्वेश्चन पुट कर देता है, ये बताने से पहले कि वो इतना एक्साइटेड क्यों था। उसको बताने से पहले उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। अब वो फर्स्ट डे कवर के आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशू, जब कोई नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ स्टैम्प जो वो खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जैसे ही वो फर्स्ट डे को सेल होती है, जब गवर्नमेंट इशू कर देती है, तो जो जिनको ये जुनून होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो वो क्या करते हैं, स्टैम्प को परचेज कर लेते हैं और एक एनवलप लेते हैं, उसके ऊपर उस टिकट को लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस के ऊपर मेल कर देते हैं, एक ब्लैंक पेपर डालकर। उसके अंदर कुछ राइट करना नहीं होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जिस दिन जिस डेट को इशू हुई थी, सबसे पहले हमने इसको परचेज कर लिया था। ये अपना अपना इंटरेस्ट जोन होता है। तो ऐसे ही चार्ली को भी था। फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूव कर देता है उस डेट को, भाई इस डेट को ये इशू हुई थी। और वो उसको खरीद लेते हैं लिफाफे पर लगाकर डाकघर में डालने से पहले, और डाकघर की जो मोहर उसकी तिथि को प्रमाणित कर देती है भी हाँ ये इस डेट को इशू हुई थी। और सबसे पहले हम दिखा सकते हैं कि ये हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। तो वो क्या कहलाता है, दैट एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो वो एनवलप कहलाता है फर्स्ट डे कवर, इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। यहाँ से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर। तो आप ये आंसर राइट कर सकते हैं। सो दे आर नेवर ओपन, वो कभी भी जो है वो खोले नहीं जाते हैं, उनको कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि खोलने का तो मैटर होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ राइट किया तो होता नहीं है। और वो क्या करते हैं, एक अपने कलेक्शन के अंदर कलेक्ट करते जाते हैं उन स्टैम्प्स को दिखाने के लिए भी, ये इस डेट की है, ये इस डेट की जब इशू हुई थी, सबसे पहले हमने इसको कलेक्ट किया था। तो वो कभी भी खोले नहीं जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डालकर अपने ही एड्रेस के ऊपर मेल कर देते हैं। ये कहलाता है आपका फर्स्ट डे कवर। अब आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला स्टैंजा आपके सामने आने वाला है, जिसमें आपका कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या था ये, कौन उसका फ्रेंड था, क्या कैसे पहुंच गया, सेक्रेटरी स्टूडेंट किस तरह से उसको समझाने की कोशिश करता था। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। तो उस रात वो क्या होता है कि मेरा जो पुराना जो कवर में जो कवर्स मैंने रखे हुए थे, सबसे पुराने जो लिफाफे थे मेरे पास, उसमें मुझे एक ऐसा लिफाफा मिला जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मतलब उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैंने आज तक उस लिफाफे को कभी आज तक नहीं देखा, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था। वो वहाँ पर क्यों था, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो सारी की सारी कहानी आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू मी माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। जो मैंने एनवलप पे एड्रेस देखा, उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि यह वो था जो मेरे दादाजी को ग्लेसबर्ग में उसके घर में जो पोस्ट किया गया था, और यह बात उस लिफाफे पर लिखी हुई थी, और वो एड्रेस मुझे बता रहा था कि वो मेरे दादाजी के एड्रेस पर पोस्ट कर दी गई थी, जो आज तक वो शायद वो ग्रैंडफादर वाले कलेक्शन के अंदर दबी छुपी रह गई थी, वो मुझे दिखाई नहीं दी। और ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था, लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात थी उसके ऊपर जो मैंने एड्रेस देखा।
एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और उसके ऊपर जो एड्रेस था वो था जुलाई 1894, वहाँ पे वो लिखा हुआ था। और डाकघर की जो जो मैंने आपको कहा था उसके ऊपर जो डेट होती है वो उस दिन बता देती है कि ये इस दिन इशू हुई थी। दैट पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। मुझे तो ये बिल्कुल याद भी नहीं थी कि कब ये इशू हो गई थी और कब वो मेरे दादाजी के एड्रेस पर पोस्ट हो गई थी। तो मैं ये देखकर काफ़ी हैरान था। तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ वाली चीज़ आ गई थी यहाँ पे कि आज तक जो चीज़ मेरी नज़रों से छुपी थी आज वो कैसे मुझे दिखाई दे गई। और अभी तो एक सबसे बड़ा झटका तो ये लगने वाला है कि अगर वो यहाँ पे किसी ने मेल भी की है तो हो सकता है अगर उसको जुनून था कलेक्ट करने का स्टैम्प्स, तो उसके अंदर जो लेटर था उसको देखने के बाद तो चार्ली बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। और आप भी स्पीचलेस हो जाएंगे जब इसके अंदर वाला जो लेटर आप पढ़ेंगे। येट आई डिडेंट रिमेंबर एट ऑल द स्टैम्प वॉज 6 सेंट डल ब्राउन। दो जो स्टैम्प थी वो क्या थी, 6 सेंट की थी और हल्की भूरी थी। और इस पर जो है वो क्या लगा हुआ था, प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड की फ़ोटो लगी हुई थी। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो गारफील्ड थे। तो नेचुरली क्या होता है, व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल ही वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। तो दादाजी को भी यही लगा होगा कि उन्होंने जो वो इस फर्स्ट डे कवर के ऊपर ली हुई है उन्होंने कभी इसको खोल के नहीं देखा होगा। एनवलप केम टू ग्रैंड मतलब दादाजी के पास आई होगी मेल के अंदर एंड इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और वो सीधा सीधा उनके कलेक्शन में जाके रह गई होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिनको जुनून होता है सब कलेक्ट करने का वो क्या करते हैं, इसके अंदर कलेक्शन के अंदर डालते रहते हैं और ये देखते हैं कि जैसे ही वो फर्स्ट डे को कवर हुई थी तो हमने उसको सबसे पहले कलेक्ट कर लिया था। उसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता है, कुछ मेंशन नहीं होता है, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है। एंड स्टेड देयर, और वो वहाँ पे रह गई होगी। टिल आई टुक इट ओपन एंड मैंने क्या देखा, इसको मैंने लिया एंड ओपन इट, और मैंने इसको खोल कर देखा। जब मैंने इसको खोल कर देखा तो मैं तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, मैंने इसको बाहर निकाला और उसको खोल कर देखा। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। देखिए यहाँ पे सबसे बड़े वाले झटके की वाली बात लगने वाली है कि जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर कुछ मैटर लिखा हुआ था। जैसे ही उसने वो पेपर निकाला उसने पढ़ा, यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया गया है 941 विलास स्ट्रीट ग्लेसबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894 चार्ली। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका चार्ली। उसने एड्रेस में क्या लिखा है, क्या कोट करके लिखा है कि चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैं आशा करता था कि तुम बिल्कुल ठीक थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, तो अब मैं विश्वास कर रहा हूँ। देखो तुम मुझे बताते थे हमेशा उसके बारे में लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन आज मैं विश्वास कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं जो है यहाँ पे 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस समवन इज प्लेइंग ए पियानो एंड देर आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। देखिए पोर्च, पोर्च क्या होता है कि जो आपके यूएस के अंदर आउटसाइड होम एक सोफा सेट टाइप से लगा देते हैं जो अपने उस लग्जरियस टाइम को स्पेंड करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, सिटिंग प्लेस होता है। सीइंग नेलेज होम एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर lemonade. Come on back, Charles and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो देखिए जैसे उसने ये लेटर पढ़ा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कहा कि मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर रह रहा हूँ और ठीक अब गली के नीचे की ओर डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है और सब बाहर दहलीज पर अपने गाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। सिंग नेली होम, सिंग नेली होम। और मुझे जो है वो लेमोनेड नींबू शरबत के लिए भी जो है वो बुलाया गया है, मतलब दावत दी गई है कि मुझे इनवाइट किया गया है। वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, तुम बिल्कुल सही कहते थे, खोजते रहो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें वो थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। और ये बिल्कुल खोजने के लायक है, इसको ढूंढते रहना, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी इट्स वर्थ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका एंड। और लास्ट में देखिए द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट पे जो नीचे जो साइन किए गए थे उसके ऊपर लिखा नाम जो लिखा गया था वो था सैम। तो देखिए कितना बड़ा झटका लगा है यहाँ पे चार्ली को। जो चार्ली हमेशा अपने फ्रेंड को बताने की कोशिश करता था, आज चार्ली खुद ही वहाँ पर पहुँचा हुआ है। और उसने किस तरह से वो फर्स्ट डे कवर को कलेक्ट किया होगा, किस तरह से उसने एक लेटर को राइट किया है और फिर उसके दादाजी के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू
तो जैसे ही क्या होता है कि आई फाउंड एट द सेम बॉट $800, इस बात को और भी अच्छे से कंफर्म करने के लिए मैं जिस डाक टिकट और सिक्कों की दुकान पर पहुंचा, तो मैंने क्या पाया कि सैम ने जो ओल्ड जो करेंसी थी लगभग $800 की मुद्रा खरीद ली थी। मतलब उसने $800 को एक्सचेंज करवा लिया था $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मतलब उसको पुरानी करेंसी के अंदर चेंज करवा लिया था उसने। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटल hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly cannot go back to his old business. देखिए, उसने जो है वो इतना पैसा इसलिए करवाया होगा कि उससे वो अपना भूसा और पशु वाले जो चारा खरीदते हैं, अलग अलग अनाज जो खरीदते हैं, यहाँ पे इसलिए बोला गया है हे वाला, ग्रेन बिजनेस उसने जो है वो शुरू कर लिया होगा। और वह हमेशा कहता था कि उसके वास्तव में यही इच्छा थी, मतलब यहाँ पे उसकी खुद की भी विश थी कि वो ऐसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। वो बताता था उसको कि मैं भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा बताता था दैट्स व्हाट ही रियली विशेस ही कुड डू, एंड ही सर्टनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और उसकी यही इच्छा थी कि वो इस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करे, और निश्चित ही वह अपने पुराने व्यवसाय की तरफ नहीं जा सकता था। अब पुराना व्यवसाय क्या था, उसका पुराना बिजनेस क्या था? नॉट इन ग्लेसबर्ग इलिनॉइस इन 1894। अब वो 1950 में क्या था, एक सेक्रेटरी फ्रेंड था उसका, मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक था, लेकिन ग्लेसबर्ग के अंदर वो 1894 में वहाँ पे तो सेक्रेटरीज की जरूरत होती नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसे काम तो वापस स्टार्ट करने वाला था नहीं, तो उसने क्या सोचा होगा कि अपना ग्रेन बिजनेस स्टार्ट कर ले। हीज ओल्ड बिजनेस, मतलब उसका पुराना बिजनेस। वो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे चार्ली, वाई सैम वॉज माई सेक्रेटरीज, कि उसका पुराना व्यवसाय क्या था, क्यों सैम मेरा सेक्रेटरीज फ्रेंड था। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा खुलासा हो गया है कि जो सैम हमेशा उसको ये कहता था कि तुम जो है वो अपने रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो, अपने जो टाइम पीरियड चल रहा है इस प्रेजेंट से, इस हसल बसल लाइफ से वापस जो वो जाना चाहते हो, तो ये सिर्फ तुम्हारा एक डे ड्रीम है, तुम्हारा दिन का एक सपना है। लेकिन वो खुद ही क्या होता है, उसकी बातों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और पहुंच जाता है टाइम ट्रेवल करके 1894 के अंदर, और वहाँ से किस तरह से लेटर सेंड करता है। तो जो एक खुद एक साइकेट्रिस्ट है, खुद एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है, वो पहुंच गया है टाइम ट्रेवल करके उस पास टाइम के अंदर, क्योंकि वो उसकी बातों को सुनता था, समझता था, और उसका खुद का भी इंटरेस्ट इतना क्रिएट हो गया था कि चार्ली का तो पता नहीं, लेकिन सैम वहाँ पर पहुँच गया था। जो सैम हमने फर्स्ट स्टेंजे के अंदर ही देखा था, जो उसको समझाने की कोशिश करता था कि चार्ली तुम तो पागल हो गए हो, प्रेजेंट से भाग रहे हो और अपना एक एस्केप ढूंढ रहे हो, और खुद ही जो है इस अपने प्रेजेंट टाइम से भागकर पास्ट के अंदर पहुंच गया था। मतलब वो भी इतना फ्रस्ट्रेटेड था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, वो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो आपका जो है वो फर्स्ट लेवल क्या रेफर करता है, द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसको रेफर कर रहा है। तो एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका कि थर्ड लेवल रियल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यस और नो के अंदर आंसर दीजिए। तो इसमें अगर आप यस लिखते हैं तो इतना सारा मैटर आपने पढ़ लिया है इसके अंदर, वो किस तरह से फर्स्ट लेवल के अंदर गया, फिर सेकंड लेवल के अंदर गया, फिर थर्ड लेवल के अंदर पहुंच गया था। वहाँ पे वो इतने सारे हिंट देता है, ड्रेसिंग सेंस दिखाता है, लोगों के बारे में बताता है। तो यहाँ से इतने हिंट मिलने के बाद लेटर भी आपके सामने पहुंच चुका है। ये सारी की सारी बातें आपको बता रही हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके थर्ड लेवल के अंदर पहुंच गया था। तो यस, इसका आंसर होगा यस। लेकिन अगर आप नो भी लिखते हैं कि रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन में अपना खुद का आंसर देना होगा। लेकिन अगर आप यस में आंसर देंगे तो भी सही होगा, और नो में आंसर देंगे तो भी सही होगा। इसके अंदर आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन के लिए अपने प्रूफ देने होंगे। तो यस के लिए आपके सारे बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि हाँ, कि थर्ड लेवल रियल के अंदर एग्जिस्ट करता था। सैम भी वहाँ पे पहुँच गया था लास्ट में। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Glazburg for himself and his wife? क्या रियल में चाहता था? नो, आई थिंक दैट वॉज हिज इमेजिनेशन। वो तो उसकी एक कल्पना थी, क्योंकि वो हमेशा एक सपना देखता था कि वो अपनी वाइफ को लेकर जो यूएस में जाए, और इलिनोइस के अंदर जो ग्लेसबर्ग जगह है, एक ऐसी पीसफुल एनवायरनमेंट है, शांतिपूर्ण जगह है, एक ऐसा वर्ल्ड है, वहाँ पे एक नई ही दुनिया है। वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर शांति से जीना चाहता था। तो ये उसका एक इमेजिनेशन ही कह सकते हैं हम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक तो मैंने आपको बता दिया यस और नो के अंदर आंसर आपने आंसर देना है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस।
सो व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, तो ऐसे कौन से वेज हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, देयर आर वेरियस वेज इन विच पीपल अटेम्प्ट टू ओवरकम इनसिक्योरिटी, fear, war and stress. They may develop some hobbies like stamp collection, gardening, painting, reading, etc. And their hobby gives them a temporary refuge from reality. तो उनकी जो हॉबीज़ होती हैं, हम हॉबीज़ इसीलिए तो रखते हैं कि किसी को रीडिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्शन का होता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई अपना पोस्टर मेकिंग का करता है, कोई अपनी डायरी राइटिंग का करता है। तो हर एक इंसान का अपना अपना जो है वो हॉबीज़ का अलग अलग वे होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं करने के लिए, ताकि वो अपने अपने रियलिटी से थोड़ा सा रिफ्यूज जो चाहते हैं, वो टेम्परेरी रिफ्यूज होता है, परमानेंट उससे से भाग नहीं सकते हैं। अब देखिए सैम जो वापस, हमें तो पता ही नहीं है कि वो पहुंच गया है, लेकिन अब रियलिटी क्या हुई होगी, कैसे वो पहुंचा होगा, पहुंचा हुआ भी या नहीं हुआ है, लेकिन हमें यहाँ से यही हिंट मिल रहा है कि वो पहुंच चुका है। लेकिन चार्ली है वो वापस प्रेजेंट में आ गया है, लेकिन वो पास्ट में ट्रेवल करके आया है, तो उसने पास्ट और प्रेजेंट को बिल्कुल इक्वली साथ रखा है। तो ये हम एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ होता है जो हॉबीज़ को चूज़ करते हैं, एंड दे मे गो फॉर द पिकनिक्स है, पिकनिक्स पे जा सकते हैं, वीकेंड्स पे जा सकते हैं, फील रिलैक्स्ड, अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए। अब जब हम बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर उधर वे ढूंढते हैं बाहर जाने का। सो दे मे ज्वाइन सम क्लब वेयर दे कैन स्पेंड देयर टाइम लेजरली, तो अपना टाइम जो होता है वो इस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। तो हम परमानेंट उसी से भाग नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए टेम्परेरी रिफ्यूज़ होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे, सो यू कैन फ्रीली आस्क टू मी एनी टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।